नमस्कार मेरे प्यारे कृषि योद्धाओं, स्वागत आप सभी का ब्राइट एग्रो क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आज अपन बात करने वाले हैं जो अपनी सब्जेक्ट है प्रॉब्लमेटिक सॉइल्स, उस सब्जेक्ट के गेस पेपर की अपन बात करने वाले हैं। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो छपने वाले प्रश्न है, उनके बारे में अपन चर्चा करने वाले हैं। और इसके साथ में अगर आप फर्स्ट बार इस चैनल पर वीडियो देख रहे हो और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन सभी आपके पास में आए। और इसके साथ में आई होप आप सभी के सभी पेपर बहुत अच्छे से चल रहे हैं। और आज अपन बात करने वाले हैं उसी के गेस पेपर की बात करने वाले हैं, जिसके पहले अपन वन शॉट क्लास की और इसके साथ में ओल्ड पेपर सॉल्यूशन की चर्चा कर चुके हैं। देखिएगा, सबसे पहले अपन बात करते हैं कि प्रॉब्लमेटिक सॉइल क्या होती है। प्रॉब्लमेटिक सॉइल पिछले क्लास में वन शॉट क्लास में मैंने बताया था कि जिन मृदाओं में समस्या पाई जाती है कि सर कौन कौन सी समस्या पाई जाती है। किसी में लवण एकत्रित हो रखे हैं, किसी में अम्ल एकत्रित हो रखे हैं, किसी में कहीं ना कहीं जल नीचे की ओर नहीं जा पाता है, किसी में क्या समस्या है तो किसी में क्या समस्या है। इन समस्याओं को देखते हुए मृदाओं को समस्याग्रस्त मृदाएं कहा गया। क्या कहा गया? समस्याग्रस्त मृदाएं कहा गया। क्या कहा गया बेटा? समस्याग्रस्त मृदाएं कहा गया। बात करते हैं तो प्रॉब्लमेटिक सॉइल्स उनको कहा गया। क्या कहा गया बेटा? समस्याग्रस्त मृदाएं या इसके साथ में प्रॉब्लमेटिक सॉइल्स इनको कहा गया। जैसे कि अपन बात करते हैं लवणीय मृदाएं आ जाएगी, लवणीय मृदाएं आ जाएगी। इसके साथ में ही बात करते हैं सारीय मृदाएं आ जाएगी। और इसके साथ में ही बात करते हैं तो लवणीय हो गई, सारीय हो गई, अम्लीय। ये कहीं ना कहीं बेटा केमिकल कंपोजिशन के आधार पर है, मतलब बात करते हैं तो पीएच के आधार पर है। कुछ क्या होती है फिजिकल कंडीशन के आधार पर होती है, वाटर लॉग्ड होती है। वाटर लॉग्ड की बात करते हैं जिनमें क्या होती है जल भराव की समस्या पाई जाती है। जिनमें क्या पाई जाती है? जल भराव की समस्या पाई जाती है, तो वो क्या हो जाएगी? वाटर लॉग्ड हो जाएगी। क्या हो जाएगी बेटा? वाटर लॉग्ड सॉइल हो जाएगी, जिनमें क्या पाई जाती है? जल भराव की समस्या पाई जाती है। दैट इज वो क्या हो जाएगी बेटा? वाटर लॉग्ड सॉइल्स हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी? वाटर लॉग्ड सॉइल्स हो जाएगी। देखिएगा, वन बाय वन अपन बात करते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में सबसे पहले आती है अपने डेफिनेशंस। क्या आती है? सबसे पहले अपने आती है डेफिनेशंस। डेफिनेशंस में सबसे पहले अपने पास में आ जाएगी एक्टिव एसिडिटी। क्या आ जाएगी? एक्टिव एसिडिटी, जिसको सक्रिय अम्लता कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? सक्रिय अम्लता। तो सक्रिय अम्लता की परिभाषा बतानी है कि सक्रिय अम्लता क्या होती है। इसके साथ में बोरॉन की टॉक्सिसिटी क्या है। इसके साथ में ब्रेकिस वाटर, ब्रेकिस वाटर की बात करते हैं, नमकीन जल। क्या होता है बेटा? नमकीन जल। नमकीन जल की बात करते हैं जिनमें क्या होते हैं? लवण अत्यधिक होते हैं। जिनमें क्या होते हैं? लवण अत्यधिक होते हैं, तो वो नमकीन जल हो जाएगा। इसके साथ में एसिड सल्फेट की बात करते हैं, जो क्या होती है? अम्ल सल्फेट, अम्लीय सल्फेट मृदाएं होती है। अम्लीय सल्फेट मृदाएं होती है। अम्लीय सल्फेट मृदाएं होती है, तो उनको अपन क्या बोलते हैं? एसिड सल्फेट सॉइल्स बोलते हैं। इसके बाद में आता है बायो रिमेडिएशन। बायो रिमेडिएशन का मतलब क्या होता है? जैव सुधार। क्या होता है? जैव सुधार होता है। सोइल अमेंडमेंट की बात करते हैं तो मृदा सुधारक की बात करेंगे। मृदा सुधारक जो कि क्या करते हैं? मृदा की कहीं ना कहीं जो कंडीशन होती है, सोइल की जो कंडीशन होती है, उसको कहीं ना कहीं सुधारा जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं? सोइल अमेंडमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? सोइल अमेंडमेंट बोलते हैं। फिर आता है SAR। SAR आता है, जिसको सोडियम एब्जॉर्प्शन रेशियो कहते हैं। जिसको क्या कहते हैं? सोडियम एब्जॉर्प्शन रेशियो कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? सोडियम एब्जॉर्प्शन रेशियो कहते हैं। तो वो क्या हो जाएगा? वो कहीं ना कहीं SAR हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा? SAR हो जाएगा, सोडियम एब्जॉर्प्शन रेशियो हो जाएगा। अपन बात करेंगे इन सभी की परिभाषाएं। इसके बाद में आता है अपने डिफरेंस। डिफरेंस की बात करते हैं, अंतर आ जाएगा। अंतर किस किस के बीच में आ जाएगा बेटा? पहला अंतर है हाई परमेबल और जो लो परमेबल सोइल है, मतलब बात करते हैं अधिक पारगम्य। ये क्या होती है? अधिक पारगम्य। मतलब इनमें क्या होता है, जो भी अपन बात करते हैं, जल की बात करते हैं, पोषक तत्वों की बात करते हैं, वो क्या हो जाते हैं? वो कहीं ना कहीं लीच आउट हो जाते हैं
अधिक मात्रा में, और एक होती है लो परमेबल, मतलब उनमें कहीं ना कहीं नहीं जा पाते हैं, उनमें कहीं ना कहीं परमेबल मतलब बात करते हैं पारगम्य नहीं हो पाते हैं, पारगम्य नहीं हो पाते। उन दोनों के मध्य अंतर देखेंगे। लैंड कैपेबिलिटी और लैंड सुटेबिलिटी के बीच में क्या देखेंगे बेटा, अंतर देखेंगे। इसके साथ में सॉइल क्वालिटी और सॉइल हेल्थ, मतलब बात करते हैं मृदा गुणवत्ता, मृदा गुणवत्ता हो जाएगा और मृदा स्वास्थ्य हो जाएगा, मृदा स्वास्थ्य हो जाएगा और कहीं ना कहीं मृदा क्या हो जाएगा, मृदा गुणवत्ता हो जाएगी और मृदा स्वास्थ्य हो जाएगा। इन दोनों में क्या हो जाएगा बेटा, अंतर हो जाएगा। इन दोनों में क्या हो जाएगा, अंतर की इन दोनों में क्या अंतर है, इन दोनों में क्या अंतर है। इसके बाद में आता है राइट द रोल ऑफ मल्टीपर्पज ट्रीज, बात करते हैं एमपीटीएस, एमपीटीएस क्या होते हैं और प्रॉब्लमेटिक सॉइल में किस प्रकार से सुधार करते हैं, किस प्रकार से सुधार करते हैं, तो वो क्या हो जाएंगे, मल्टीपर्पज ट्रीज हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे बेटा, मल्टीपर्पज ट्रीज हो जाएंगे। राइट ए शॉर्ट नोट ऑन लैंड कैपेबिलिटी क्लासिफिकेशन, मतलब बात करते हैं लैंड कैपेबिलिटी का क्लासिफिकेशन आ जाएगा। क्या आ जाएगा बेटा, लैंड कैपेबिलिटी का क्लासिफिकेशन आ जाएगा। उसके बारे में अपन क्या करेंगे बेटा, चर्चा करेंगे। इसके बाद में आता है लॉन्ग टाइप फर्स्ट क्वेश्चन, जिसमें पहला क्वेश्चन आता है व्हाट डू यू मीन बाय द क्वालिटी ऑफ इरिगेशन, मतलब बात करते हैं गुणवत्ता जल क्या है, गुणवत्ता जल क्या है। और इसके साथ में राइट द क्लासिफिकेशन ऑफ, राइट द क्लासिफिकेशन ऑफ इरिगेशन वाटर एंड वेरियस क्राइटेरिया, मतलब बात करते हैं अलग अलग आधार पर, अलग अलग आधार पर क्या देखना है बेटा, वर्गीकरण देखना है। क्या देखना है, वर्गीकरण देखना है। किसका वर्गीकरण देखना है बेटा, अपने को जल का देखना है। जो सिंचाई का जो जल होता है ना बेटा, उसका अपने को क्या देखना है, इरिगेशन वाटर का क्या देखना है, क्लासिफिकेशन देखना है। इसके बाद में आता है डिफाइन द सॉइल एसिडिटी, मतलब मृदा अम्लीयता क्या होती है, मृदा अम्लीयता क्या होती है। इसके साथ में ही अपन बात करते हैं डिस्कस द सोर्स ऑफ सॉइल एसिडिटी, मतलब बात करते हैं जो मृदा की जो अम्लीयता है उसके स्रोत क्या है, मतलब वो कहां से प्राप्त होती है। मतलब बात करते हैं मृदा में जो अम्लीयता होती है, मृदा में जो अम्ल होते हैं, कहीं ना कहीं पीएच को कम करने में, पीएच को कम करने में कहीं ना कहीं जिम्मेदार होते हैं। तो उसके बारे में बताना है कि मृदा में जो सोइल एसिडिटी के जो स्रोत है, कहीं ना कहीं मृदा अम्लीयता के स्रोत है, वो मृदा अम्लीयता के स्रोत कौन कौन से हैं। इसके बाद में आता है राइट द कैटेगराइजेशन ऑफ प्रॉब्लमेटिक सोइल बेस्ड ऑन प्रॉपर्टीज, मतलब बात करते हैं कहीं ना कहीं मृदा के गुणों के आधार पर, मृदा गुणों के आधार पर, मृदा गुणों के आधार पर क्या आ जाएगा बेटा, मृदा गुणों के आधार पर कहीं ना कहीं जो प्रॉब्लमेटिक सोइल होती है, जो समस्याग्रस्त मृदाएं होती है, जो समस्याग्रस्त मृदाएं होती है, उनका वर्गीकरण के बारे में बात करेंगे, उनके वर्गीकरण के बारे में क्या करेंगे बेटा, चर्चा करेंगे। और इसके बाद में आता है लॉन्ग टाइप सेकंड क्वेश्चन। कौन से आते हैं बेटा, लॉन्ग टाइप सेकंड क्वेश्चन आते हैं, जिसमें आपको बताना है सुधार बताने हैं और प्रबंधन बताना है, सुधार और प्रबंधन बताना है साल्ट अफेक्टेड सोइल, साल्ट अफेक्टेड सोइल्स, मतलब बात करते हैं लवण प्रभावित जो मृदाएं हैं उनका क्या बताना है, उनका सुधार, उनके लिए कौन कौन से सुधारक काम में लेते हैं और उनका प्रबंधन, उनका क्या करना है, उनका कहीं ना कहीं प्रबंधन। तो उनके प्रबंधन और सुधार के बारे में अपने को क्या करना है बेटा, बताना है। तो लॉन्ग टाइप फर्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा। इसके बाद में आता है राइट अबाउट द यूटिलाइजेशन ऑफ पुअर क्वालिटी वाटर, मतलब अपन बात करते हैं जो कम गुणवत्ता वाला जल होता है, जो क्या होता है, कम गुणवत्ता वाला जल होता है, उसके बारे में बताना है कि उसका यूटिलाइजेशन कैसे कर सकते हैं। मतलब जिसमें क्या है बेटा, अच्छी गुणवत्ता नहीं है, उस जल का अपन किस प्रकार से यूटिलाइजेशन कर सकते हैं, किस प्रकार से अपन उसका उपयोग कर सकते हैं, दैट इज वो अपने क्या हो जाएगा बेटा, वो अपने हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की पुअर क्वालिटी का जल है और इसका आपको क्या करना, उपयोग करना है, तो आप किस प्रकार से कर सकते हो। फिर इसके बाद में आता है राइट द रिक्लेमेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ एसिड सोइल, मतलब जो अम्लीय मृदाएं होती है उन अम्लीय मृदाओं का आप किस प्रकार
प्रकार से रिक्लेमेशन कर सकते हो, किस प्रकार से सुधार कर सकते हो। तो अपन बात करते हैं बेटा, सबसे पहली अपने पास में कौन सी आती है बेटा, तो सबसे पहली अपने पास में परिभाषा आती है, और जिसको अपन किस नाम से जानते हैं बेटा, जिसको अपन जानते हैं कहीं ना कहीं एक्टिव एसिडिटी के नाम से। किस नाम से जानते हैं, एक्टिव एसिडिटी की। सर एक्टिव एसिडिटी क्या होती है बेटा, एक्टिव एसिडिटी की अपन बात करते हैं तो इसको बोलते हैं सक्रिय अम्लता। क्या बोलते हैं, सक्रिय अम्लता। सक्रिय अम्लता कहीं ना कहीं एक होती है सक्रिय अम्लता और एक होती है विनिमय। एक क्या होती है, विनिमय अम्लता होती है, और एक क्या होती है, सक्रिय अम्लता होती है। सक्रिय अम्लता की बात करते हैं जो H+ आयनों के कारण होती है, जो H+ आयनों के कारण होती है उसको अपन क्या कहते हैं, अरे उसको अपन क्या कहते हैं, एक्टिव एसिडिटी कहते हैं। और जो H+ और एल्यूमिनियम आयनों के कारण होती है, जो H+ और एल्यूमिनियम आयनों के कारण होती है, जो एल्यूमिनियम आयनों के कारण होती है, वो क्या हो जाएगी, विनिमय अम्लता हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी बेटा, एक्सचेंज एसिडिटी, या जिसको अपन विनिमय अम्लता कहते हैं। तो याद रखिएगा कि जो ओनली H+ आयनों के कारण होती है उसको एक्टिव एसिडिटी कहते हैं, मतलब जो कि हाइड्रोजन आयनों की मात्रा से होती है और मिट्टी के घोल में मौजूद होती है, तो इससे क्या होता है, पीएच प्रभावित होता है, और H+ आयनों के कारण जो पीएच प्रभावित होता है उसको सक्रिय अम्लता कहते हैं। और कहीं ना कहीं यह मिट्टी की अम्लीयता और क्षारीयता को निर्धारित करती है। इसके साथ में ही अपन बात करते हैं पोषक तत्व की उपलब्धता को भी क्या करती है, प्रभावित करती है। कौन, एक्टिव एसिडिटी। इसके बाद में आता है बोरॉन टॉक्सिसिटी। बोरॉन टॉक्सिसिटी की बात करते हैं जब पौधों के लिए क्या होता है, जब पौधों में या मर्दा में, पौधों में या मर्दा में क्या होता है, बोरोन कहीं ना कहीं अत्यधिक जमा हो जाता है। मतलब कोई भी प्लांट है, ये अपने पास में क्या है बेटा, प्लांट है, इस प्लांट में या इस मर्दा में अत्यधिक मात्रा में, बहुत अत्यधिक मात्रा में क्या हो चुका है, कहीं ना कहीं बोरोन जमा हो चुका है। क्या जमा हो चुका है बेटा, बोरोन जमा हो चुका है। अब बोरोन जमा हो गया है तो अपन बात करते हैं उसको बोरॉन टॉक्सिसिटी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, उसको बोरॉन टॉक्सिसिटी कहते हैं। इसके बाद में बोरॉन पौधों के लिए आवश्यक होता है लेकिन अधिक मात्रा में हानिकारक होता है। लेकिन अधिक मात्रा में क्या होता है, अधिक मात्रा में कहीं ना कहीं हानिकारक होता है। बात करते हैं बोरॉन पौधों के लिए आवश्यक होता है लेकिन अधिक मात्रा में क्या होता है, अधिक मात्रा में हानिकारक होता है। तो ये क्या हो जाएगी, बोरॉन टॉक्सिसिटी हो जाएगी। क्या हो जाएगी, बोरॉन टॉक्सिसिटी हो जाएगी। पत्तियों पर झुलसना और पीला पड़ना इसका क्या है, लक्षण है। किसके लक्षण है बेटा, बोरॉन टॉक्सिसिटी के। बोरॉन टॉक्सिसिटी के क्या लक्षण है, कहीं ना कहीं इससे पत्तियां क्या होने लगी, जो लीव्स है वो लीव्स कहीं ना कहीं क्या होने लगेगी बेटा, सूखने लगेगी। लीव्स क्या होने लगेगी, सूखने लगेगी, और लीव्स क्या होने लगेगी, पीली पड़ने लगेगी। तो ये बोरॉन टॉक्सिसिटी के क्या है बेटा, प्रभाव है। इसके बाद में आता है इसका प्रबंधन कहीं ना कहीं सहिष्णु फसलों के लिए और अधिक पानी देने से किया जाता है। मतलब कहीं ना कहीं अपन मैनेजमेंट की बात करें, या तो बोरॉन टॉक्सिसिटी को सहन करने वाली फसलें लगाओ, या इसके साथ में क्या करना है, आपको अधिक पानी देना है। अधिक पानी दोगे तो कहीं ना कहीं बोरॉन टॉक्सिसिटी जो जमा हो रखी है वो कहीं ना कहीं क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसके बाद में आता है अपने सेकंड डेफिनेशन होगी। सेकंड के बाद में आता है ब्रेकिस। ब्रेकिस की बात करते हैं बेटा, ये कहीं ना कहीं समुद्र वाला जो जल होता है, मतलब कहीं ना कहीं समुद्र, जिसमें समुद्री जल से कम और ताजे जल से अधिक लवणता होती है। मतलब पूरा समुद्र वाला जल भी नहीं है कि कॉपी टू कॉपी वही आ जाएगा, वो तो बहुत ज्यादा क्या होता है, ब्रेकिश होता है, बहुत ज्यादा नमकीनी जल, मतलब उसमें क्या होते हैं, लवण ज्यादा होते हैं। अपन बात करते हैं, एक होता है ताजा जल, एक होता है अपना समुद्र का जल। समुद्र का जल और ताजा जल, इन दोनों में क्या होता है बेटा, इन दोनों का जो मध्य रूप होता है, इन दोनों का जो मध्य रूप होता है उसको अपन क्या कहते हैं, ब्रैकिश वाटर कहते हैं। इसे अपन क्या कहते हैं बेटा, ब्रैकिश वाटर कहते हैं, कहीं ना कहीं नमकीन जल कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, नमकीन जल कहते हैं, कहीं ना कहीं ब्रैकिश वाटर कहते हैं। जिनमें क्या होती है, कहीं ना कहीं समुद्री जल से कम है, और ताजे जल से क्या होती है, ताजे जल से अधिक लवणता होती है, तो उसको क्या कहते हैं, ब्रैकिश वाटर कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, ब्रैकिश वाटर कहते हैं। और आमतौर पर नदी, मुहाने, तटीय क्षेत्रों में मिलता है। कहां पर मिलता है, नदी, और इसके साथ में ही जो तटीय क्षेत्र होते हैं वहां पर कहीं ना कहीं ब्रैकिश वाटर मिलता है। अधिकांश फसलों के लिए तो ये उपयुक्त नहीं होता है, और कहीं ना कहीं अगर इसमें सिंचाई में इस ब्रैकिश वाटर को प्रयोग लेते हैं ना, तो लवणों की मात्रा बढ़ जाती है।
किसकी मात्रा बढ़ जाती है बेटा, कहीं ना कहीं लवणों की मात्रा बढ़ जाती है, तो ये ब्रैकिश वाटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, ब्रैकिश वाटर हो जाएगा। इसके बाद में आती है एसिड सल्फेट सोइल। कौन सी आती है, एसिड सल्फेट सोइल। जो अम्लीय सल्फेट मृदाएं होती है उनमें आयरन सल्फाइड होते हैं। क्या होते हैं, आयरन सल्फाइड होते हैं, जो कि हवा के संपर्क में आने पर सल्फ्यूरिक एसिड बना देते हैं। मतलब अपने जो एसिड मृदाएं, एसिड सल्फेट मृदाएं होती है, इनमें आयरन सल्फाइड होते हैं, हवा के कांटेक्ट में जैसे ही आएंगे तो सल्फ्यूरिक एसिड बना देंगे। हवा के कांटेक्ट में जैसे ही आएंगे तो सल्फ्यूरिक एसिड बना देंगे, सल्फ्यूरिक अम्ल बना देंगे। क्या बना देंगे बेटा, सल्फ्यूरिक एसिड बना देंगे। ये तटीय और दलदली क्षेत्रों में पाई जाती है। एसिड सल्फेट जो सोइल होती है ये कहीं ना कहीं तटीय और दलदली क्षेत्रों में पाई जाती है, और मिट्टी की अम्लता बढ़ जाती है, और कहीं ना कहीं पौधों को नुकसान कम हो जाता है। मतलब बात करते हैं मिट्टी की अम्लीयता किससे बढ़ती है, एसिड सल्फेट सोइल से। और बात करते हैं पौधों को नुकसान कम होता है, मतलब बात करते हैं अम्लीयता बढ़ जाती है और पौधों को नुकसान भी होता है। किससे होता है, कहीं ना कहीं एसिड सल्फेट सोइल से। एसिड सल्फेट सोइल का मतलब है कहीं ना कहीं अम्लीयता बढ़ रही है। इसके बाद में आता है इनका सुधार किससे करते हैं बेटा, ये कहीं ना कहीं अम्लीय मृदा है, तो अम्लीय मृदाओं का किससे करते हैं, चूना वाले पदार्थों से करते हैं। चूना वाले पदार्थों से करते हैं, मतलब जो लाइम स्टोन होते हैं उनसे कहीं ना कहीं सुधार करते हैं एसिड सल्फेट सोइल का। इसके बाद में आता है बायो रिमेडिएशन। बायो रिमेडिएशन का मतलब क्या होता है, बायो का मतलब समझो, बायो का मतलब क्या होता है बेटा, जैव होता है। जैव की बात करते हैं, जीव, जीव की बात करते हैं, पौधे आ जाएंगे, पौधे आ जाएंगे, और इसके साथ में सूक्ष्म जीव आ जाएंगे। पौधे आ जाएंगे और इसके साथ में क्या आ जाएंगे, सूक्ष्म जीव आ जाएंगे। तो पौधे और सूक्ष्म जीवों के द्वारा, पौधे और सूक्ष्म जीवों के द्वारा मृदा को, दूषित मृदा को शुद्ध करना, दूषित मृदा को, प्रदूषित मृदा को क्या करना है, शुद्ध करना है, तो वो क्या होता है, बायो रिमेडिएशन होता है। मतलब जीवों का प्रयोग करके, जीवों में ओनली सूक्ष्म जीव जीव ही नहीं होते हैं, इसमें पौधे भी जीव होते हैं। पौधे भी क्या होते हैं बेटा, जीव होते हैं। तो वो क्या करते हैं, मिट्टी और जल को शुद्ध करने के लिए जिम्मेदार होते हैं। इसको बोलते हैं मल्टीपर्पज ट्रीज टेक्नोलॉजी भी बोलते हैं, एमपीटीएस। बायो रिमेडिएशन में यही है, अलग से टॉपिक भी है, मल्टीपर्पज ट्रीज आ जाएगा। ठीक है, इनका प्रयोग कहीं ना कहीं किसमें करते हैं, बायो रिमेडिएशन में करते हैं। इसके बाद में देखो, ये कहीं ना कहीं पर्यावरण के लिए बेटा, अपन मृदाओं का कहीं ना कहीं सुधार कर रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं पर्यावरण के लिए सुरक्षित है, और कहीं ना कहीं किफायती है। किफायती का मतलब बात करते हैं सस्ते हैं, कॉस्ट इफेक्टिव है। इसके बाद में आता है सूक्ष्म जीव प्रदूषकों को तोड़कर मिटाते हैं। मतलब क्या करेंगे, जो पोल्यूएंट्स होंगे उनको क्या करते हैं, कहीं ना कहीं तोड़ेंगे, उनको अपघटित करेंगे, और अपघटित करने के बाद में ये कहीं ना कहीं प्रदूषक को दूर करेंगे, प्रदूषण को क्या करेंगे, दूर करेंगे। इसके बाद में आता है तेज फैलाव धातु कीटनाशक है। ये क्या होते हैं, कहीं ना कहीं प्रदूषण में उपयोगी होते हैं। मतलब इनके द्वारा क्या होता है, प्रदूषण होता है। किसका प्रदूषण होता है, मृदा का। तो इनको ये क्या करते हैं, दूर करते हैं। क्योंकि अपन बात करते हैं जो पेड़ होते हैं ना बेटा, पेड़ क्या करते हैं, इन धातुओं को ग्रहण कर लेते हैं, इन भारी धातुओं को ग्रहण कर लेते हैं, जो कि प्लांट के लिए, मृदा के लिए हानिकारक होती है। ठीक है, तो ये बायो रिमेडिएशन होता है, मतलब जीवों के द्वारा मृदा का सुधार करना। इसके बाद में आता है सोइल अमेंडमेंट। सोइल अमेंडमेंट का मतलब क्या होता है, मृदा सुधारक बोलते हैं इनको। क्या बोलते हैं बेटा, मृदा सुधारक बोलते हैं। मृदा सुधारक का मतलब होता है कि वे पदार्थ जो कि कहीं ना कहीं मृदा की भौतिक, रासायनिक, जैविक जो क्या होती है, जैविक गुण होते हैं, उन गुणों में सुधार करते हैं। उन गुणों में क्या करते हैं, सुधार करते हैं। उन गुणों में क्या करते हैं, सुधार करते हैं, तो उसको सॉइल अमेंडमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, सॉइल अमेंडमेंट कहते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, मृदा सुधारक हो जाएगा। देखिएगा, सबसे पहले बात करते हैं मिट्टी सुधारक। वो सामग्री होती है जो कि मृदा की संरचना, पोषक तत्व, जैविक गतिविधियों को क्या करती है, सुधारती है। या कॉमन रूप से लिख लेना, जैविक, रासायनिक, और इसके साथ में ही जो भौतिक जो अवस्थाएं, जो भौतिक गुण है, उनको क्या किया जाता है, उनको कहीं ना कहीं सुधारा जाता है। उनको कहीं ना कहीं क्या किया जाता है, उनको कहीं ना कहीं सुधारा जाता है। तो वो सॉइल अमेंडमेंट कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं बेटा, सॉइल अमेंडमेंट कहलाते हैं, मृदा सुधारक कहलाते हैं। इसके बाद में देखिएगा, जैसे कि कंपोस्ट हो जाएगा, चूना हो जाएगा, जिप्सम हो जाएगा, इनका अपन प्रयोग करते हैं। इनका अपन प्रयोग करते हैं, और प्रयोग किसमें करते हैं, मृदा में प्रयोग करते हैं। किसमें करते हैं, मृदा में प्रयोग करते हैं। कहीं ना कहीं सुधार के लिए प्रयोग करते हैं। किसके लिए करते हैं, कहीं ना कहीं सुधार के लिए प्रयोग करते हैं। तो ये क्या हो जाएंगे बेटा, ये कहीं ना कहीं सॉइल अमेंडमेंट हो जाएगी।
क्या हो जाएंगे, सोइल अमेंडमेंट हो जाएंगे। बात करते हैं तो मृदा सुधारक हो जाएंगे। ये कहीं ना कहीं क्या करते हैं, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को भी बढ़ाते हैं, मतलब जल धारण क्षमता को बढ़ाते हैं। इसके साथ में ही आता है SAR। कोई भी बेटा, कोई भी जल है या कोई भी मृदा है, कोई भी मृदा है या इसके साथ में ही अपन बात करते हैं कोई भी जल है, तो उसकी सोडियम एब्जॉर्ब रेशियो, मतलब वो सोडियम को कितना एब्जॉर्ब कर पाता है। बेटा अगर जितना सोडियम एब्जॉर्ब रेशियो कम होगा ना, उतनी मृदा बढ़िया रहेगी। मतलब सोडियम एब्जॉर्ब रेशियो में कैल्शियम और मैग्नीशियम के सापेक्ष अनुपात है, जो कि मिट्टी की बनावट पर क्या डालते हैं, कहीं ना कहीं असर डालते हैं। SAR क्या है, सोडियम की मात्रा का कैल्शियम और मैग्नीशियम के सापेक्ष अनुपात है। किसका है, सोडियम, सोडियम का अनुपात है कहीं ना कहीं कैल्शियम और मैग्नीशियम के साथ में, और यही क्या है, SAR है। ये कहीं ना कहीं किस पर डालते हैं, मृदा की बनावट पर। अगर सोडियम अत्यधिक होता है तो मृदा की संरचना को प्रभावित करता है, मृदा की बनावट को खराब करता है। तो बेटा ये अपने क्या है, SAR है, जो कि सोडियम और कैल्शियम मैग्नीशियम का क्या है, सोडियम और कैल्शियम मैग्नीशियम का क्या है रे बेटा, इन दोनों का क्या है, इन दोनों का रेशियो है। इसके साथ में ही SAR मृदा को कठोर और क्या करता है, कम जल संचार वाली। मैंने कहा था कि सोडियम अगर अत्यधिक हो गया, सोडियम अगर अधिक हो गया, सोडियम अधिक होगा मतलब मृदा की संरचना बिगड़ जाएगी, मृदा की संरचना बिगड़ जाएगी, सॉइल की स्ट्रक्चर खराब हो जाएगी। अरे सॉइल की स्ट्रक्चर क्या हो जाएगी, खराब हो जाएगी। तो अपन बात करते हैं सिंचाई की गुणवत्ता जानने के लिए जरूरी होता है SAR क्या होता है, SAR सोडियम एब्जॉर्प्शन रेशियो। सोडियम एब्जॉर्प्शन रेशियो क्या करता है, सोडियम एब्जॉर्प्शन रेशियो कहीं ना कहीं जो अपने जल होता है, सिंचाई का जल होता है, मृदा होती है, इसको कहीं ना कहीं क्या करता है, खराब करता है। ठीक है, मतलब ऐसे समझ लो ज्यादा सोडियम कहीं ना कहीं हानिकारक होता है। इसके बाद में अपन चलते हैं आगे की ओर। आगे अपने पास में नेक्स्ट आता है अंतर। अंतर में आ जाएगा बेटा, एक हाई परमेबल सोइल है, एक लो परमेबल सोइल है। हाई परमेबल में देखना बेटा, हाई परमेबल में क्या होता है, जो जल होता है वो तेजी से, जैसे ही मृदा में आप जल डालोगे, वो जल क्या हो जाएगा, तुरंत क्या हो जाएगा, कहीं ना कहीं नीचे की ओर चला जाएगा। एक होता है लो परमेबल, मतलब उसमें जल आपने डाल दिया भाई साहब, वो नहीं जाएगा, जाने का नाम ही नहीं लेगा, जाने का नाम ही नहीं लेगा। तो इसमें एक तो होता है हाई परमेबल सोइल। हाई परमेबल की बात करते हैं, वो तुरंत जाता है, तुरंत नीचे की ओर जाता है। इसमें सैंडी सॉइल ज्यादा होती है, लूज और सैंडी सॉइल क्या होती है, ज्यादा होती है। इसके बाद में बात करते हैं, इसमें क्ले स्ट्रक्चर, कॉम्पैक्ट, स्मूथ सॉइल होती है। मतलब बात करते हैं वो कहीं ना कहीं कठोर परत बनाती है और कहीं ना कहीं नीचे की ओर पानी को, नीचे की ओर पानी को नहीं जाने देती है। तो वो क्या होगा, वो कहीं ना कहीं लो परमेबल होगा। तो दोनों ही क्या है, दोनों ही कहीं ना कहीं नुकसान करती है। हाई परमेबल भी सही नहीं है, क्योंकि पोषक तत्व ही प्लांट को नहीं ग्रहण कर पाएंगे, और इसके साथ में लो परमेबल भी सही नहीं है, क्योंकि अपन बात करते हैं कोई भी प्लांट है, उस प्लांट को क्या होंगे, उस प्लांट को कहीं ना कहीं O2 नहीं मिल पाएगी, क्योंकि जल भर जाएगा, जहां पर भरना था ऑक्सीजन वहां पर जल भर जाएगा, या जड़ों तक जाएगा ही नहीं, जड़ों तक पानी जाएगा ही नहीं, तो वो लो परमेबल सोइल होती है। तो देखो इसमें क्या होती है, पानी जल्दी से, पानी पोषक तत्व सब कुछ जल्दी से जाते हैं। इसमें क्या होता है, धीरे धीरे स्मूथली धीरे धीरे जाता है, तो लो परमेबल सोइल हो जाएगी। इसके बाद में आता है ढीली रेत जैसी बनावट होती है, किसकी, हाई परमेबल सोइल की। इसके साथ में इसमें क्या होती है, इसमें कहीं ना कहीं अधिक जल धारण क्षमता होती है। लो परमेबल सोइल का मतलब है कि नीचे की ओर वाटर कम जाएगा, और कहीं ना कहीं वाटर होल्डिंग कैपेसिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। मतलब अपन बात करते हैं जो जल है, वो जल कहीं ना कहीं क्या रखेगी, ज्यादा टाइम तक होल्ड रखेगी। इसके बाद में चलते हैं बेटा आगे की ओर। इसके बाद में अपन चलते हैं आगे की ओर। आगे अपने आता है इफेक्ट्स ऑफ प्लांट्स। इफेक्ट्स ऑफ प्लांट्स की बात करते हैं कि प्लांट पर क्या इफेक्ट पड़ता है, प्लांट पर क्या इफेक्ट पड़ता है। पानी जल्दी से खत्म हो जाता है, पौधों को पानी की कमी हो जाती है, पौधों को क्या हो जाती है, पानी की कमी हो जाती है, पौधों को पानी की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। तो ये क्या होता है बेटा, ये हाई परमेबल सोइल है, मतलब पानी जल्दी से नीचे की ओर रिस जाएगा, नीचे की ओर चला जाएगा, तो इसको हाई परमेबल सोइल बोलते हैं, HPS, हाई परमेबल सोइल। क्या बोलते हैं बेटा, हाई परमेबल सोइल बोलते हैं। और एक आता है हाई वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, हाई वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। हाई वाटर होल्डिंग कैपेसिटी क्या आ जाएगा बेटा,
हाई वाटर होल्डिंग कैपेसिटी क्या आ जाएगा, मतलब वो वाटर को होल्ड ज्यादा टाइम तक रखती है, वो वाटर को होल्ड क्या रखती है बेटा, ज्यादा टाइम तक रखती है, तो उसको क्या कहते हैं, हाई वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, हाई वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कहते हैं। इसके बाद में आता है लैंड कैपेबिलिटी एंड सुटेबिलिटी में अंतर आ जाएगा। किस में आ जाएगा बेटा, लैंड कैपेबिलिटी में और लैंड सुटेबिलिटी में अंतर आ जाएगा कि सर ये कैसे होता है। देखिएगा, बात करते हैं लैंड कैपेबिलिटी और क्या आ जाएगा, लैंड सुटेबिलिटी आ जाएगा कि भूमि की प्राकृतिक क्षमता बिना सुधार के खेती योग्य, मतलब बात करते हैं भूमि की प्राकृतिक क्षमता होती है और कहीं ना कहीं बात करते हैं ये क्या है, बिना सुधार के योग्य होती है, मतलब इसमें कहीं ना कहीं सुधार नहीं करना है, ऐसे ही आप क्या कर सकते हो, खेती कर सकते हो। मतलब बात करते हैं भूमि की प्राकृतिक क्षमता होती है और इसमें सुधार की भी क्या नहीं होती है, कोई जरूरत नहीं होती है, तो उसको अपन क्या बोलते हैं बेटा, उसको लैंड कैपेबिलिटी बोलते हैं। एक आता है लैंड सुटेबिलिटी, सुटेबिलिटी की बात करते हैं भूमि की वर्तमान उपयोग के लिए कहीं ना कहीं उपयुक्तता आ जाएगी, सुधार सहित, सुधार करना पड़ेगा, सुधार करना पड़ेगा, इसमें सुधार की जरूरत नहीं है, ये ऐसे ही कैपेबल है, इसमें सुधार सहित होती है, सुधार करना पड़ेगा, बाद में उपयुक्त बनेगी। भूमि की स्थिरता और उत्पादन होता है भूमि का उपयुक्त प्रयोग, क्या होता है इसमें कहीं ना कहीं भूमि का उपयुक्त प्रयोग किया जाता है और कार्य के लिए अनुकूलता। आगे बात करते हैं भूमि की वर्गीकरण की सामान्य प्रणाली होती है और यह कहीं ना कहीं भूमि के उपयोग के लिए क्या किया जाता है, विस्तृत मूल्यांकन किया जाता है। की ओर बात करते हैं, आगे आ जाएगा भूमि के लिए क्या हो जाएगा, मूल्यांकन, मतलब बात करते हैं भूमि के उपयोग के लिए क्या हो जाएगा, मूल्यांकन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मूल्यांकन हो जाएगा। अरे क्या हो जाएगा बेटा, मूल्यांकन हो जाएगा, वो लैंड सुटेबिलिटी है, क्या है बेटा, लैंड सुटेबिलिटी है। इसके बाद में आता है प्राकृतिक गुण जैसे कि ढलान, मिट्टी और जल निकास, ये किसकी होती है, ये कहीं ना कहीं लैंड कैपेबिलिटी होती है। क्या होती है बेटा, लैंड कैपेबिलिटी होती है। इसके बाद में आता है लैंड सुटेबिलिटी, क्या आता है बेटा, लैंड सुटेबिलिटी आता है, मतलब इसमें बात करते हैं जलवायु, मृदा और तकनीक और कहीं ना कहीं आर्थिक प्रबंधन क्या होते हैं इसमें शामिल होते हैं, आर्थिक प्रबंधन क्या होते हैं इसमें शामिल होते हैं। तो ये क्या होते हैं बेटा, ये कहीं ना कहीं लैंड सुटेबिलिटी होती है, क्या होती है, ये कहीं ना कहीं लैंड सुटेबिलिटी होती है और ये क्या होती है, लैंड कैपेबिलिटी होती है। इसके बाद में देखिएगा आगे की ओर बात करते हैं पर्पज, पर्पज की बात करते हैं तो भूमि का स्थायी उपयोग की सीमा निर्धारित की जाती है। भूमि के क्या करते हैं, कहीं ना कहीं स्थायी उपयोग की क्या करती है, अपन क्या करते हैं बेटा, निर्धारित करते हैं, क्या निर्धारित करते हैं, कहीं ना कहीं भूमि का स्थायी उपयोग हो सके उसको क्या करते हैं, निर्धारित करते हैं। एक आता है उचित फसल उपयोग और कहीं ना कहीं उपयोग का चयन करना, उपयोग का क्या करना, चयन करना, ये क्या होता है, लैंड सुटेबिलिटी होता है। क्या होता है बेटा, लैंड सुटेबिलिटी होता है। तो लैंड कैपेबिलिटी और सुटेबिलिटी में आई होप आप सभी को अंतर समझ में आ गया। इसके बाद में आता है सोइल क्वालिटी और सोइल हेल्थ आ जाएगा। क्या आ जाएगा बेटा, सोइल क्वालिटी और सोइल हेल्थ आ जाएगा। सोइल क्वालिटी अपन किसको बोलते हैं बेटा, सोइल क्वालिटी अपन कहीं ना कहीं बोलते हैं मिट्टी की उस क्षमता को, मिट्टी की उस क्षमता को जो कि क्या कर सके, विशेष उपयोग के लिए उपयुक्त हो सके। और हेल्थ की बात करते हैं जैविक, रासायनिक और भौतिक भूमिका सही निभाए, मतलब उसकी जैविक, भौतिक और रासायनिक ये तीनों प्रॉपर्टी सही रहती है, मतलब उसकी हेल्थ क्या है, अच्छी है। मतलब सोइल की हेल्थ, मृदा का स्वास्थ्य क्या है बेटा, अच्छा है। मृदा का स्वास्थ्य क्या है, मृदा का स्वास्थ्य कहीं ना कहीं अच्छा है। सोइल का हेल्थ कहीं ना कहीं क्या है, अच्छा है। और इसके साथ में ही अपन बात करते हैं, इधर आता है सोइल क्वालिटी। सोइल क्वालिटी की बात करते हैं तो किसी भी मिट्टी में उस क्षमता को जो कि क्या करता है, विशेष उपयोग के लिए उपयुक्त होती है, विशेष उपयोग के लिए क्या होती है, उपयुक्त होती है, तो उसको सोइल क्वालिटी कहते हैं। उसको क्या कहते हैं बेटा, सोइल क्वालिटी कहते हैं। मृदा गुणवत्ता कहते हैं, मृदा गुणवत्ता कहते हैं। और इसके साथ में इधर आ जाएगा फोकस, फोकस की बात करते हैं मिट्टी की खेती
मतलब अपन बात करते हैं खेती निर्माण और उपयोगों के लिए उपयुक्त होती है। जो मृदा है वो कहीं ना कहीं खेती के लिए, कुछ भी निर्माण कर लो, इनके लिए क्या रहती है, उपयुक्त रहती है। ये समग्र स्थिरता रहती है, मतलब इसमें क्या रहती है, ये जैविक बायोलॉजिकल रूप से भी क्या होती है, एक्टिवेट होती है। इधर बात करते हैं कि इधर बायोलॉजी वगैरह को मतलब जैविक सूक्ष्म जीवों का ध्यान नहीं रखा जाता, इधर सूक्ष्म जीवों पर भी जोर दिया जाता है कि सूक्ष्म जीवों की दृष्टि से भी वो मृदा क्या है बेटा, परफेक्ट है। वो मृदा क्या है, परफेक्ट है। अरे क्या है बेटा, वो मृदा क्या है, कहीं ना कहीं परफेक्ट है। क्या है, परफेक्ट है। इसके साथ में ही अब अपने पास में आता है नेक्स्ट, नेक्स्ट आता है कंपोनेंट की बात करते हैं। मुख्य रूप से क्या होते हैं, इधर क्या होता है, भौतिक और क्या होती है, भौतिक, रासायनिक और जैविक जो गुण होते हैं वो कहीं ना कहीं क्या होते हैं, शामिल होते हैं। इधर आप कहीं ना कहीं देखना कि भौतिक और रासायनिक लेते हैं, इस वाले में क्या लेते हैं, भौतिक और रासायनिक लेते हैं। इधर जैविक भी शामिल होता है, मैंने कहा था कि इधर बायोलॉजिकल भी शामिल है, इधर बायोलॉजिकल शामिल नहीं है। सॉइल क्वालिटी में बायोलॉजिकल शामिल नहीं है, इधर क्या है बेटा, बायोलॉजिकल भी है, केमिकल भी है और फिजिकल भी है। इसके बाद में देखिएगा आगे की ओर बात करते हैं। आगे अपने आता है नेक्स्ट, नेक्स्ट आता है मेजरमेंट। मेजरमेंट की बात करते हैं, मिट्टी के भौतिक रासायनिक मापदंडों से क्या होता है, मूल्यांकन होता है। इधर बायोलॉजिकल भी होगा, क्योंकि भाई साहब अगर मेजरमेंट अपने को करना है तो भौतिक और रासायनिक काम में लेंगे। इधर भौतिक, रासायनिक और इसके साथ में बायोलॉजिकल भी अपन क्या लेंगे, काम में लेंगे। इसके साथ में ही अपन बात करते हैं मैनेजमेंट गोल की बात करते हैं, तो मिट्टी की विशेष उपयोगिता बढ़ाना और उपजाऊपन निर्माण करना क्या होता है, कहीं ना कहीं मैनेजमेंट गोल की बात करते हैं कि मिट्टी की विशेष उपयोगिता बढ़ाना और कहीं ना कहीं बात करते हैं उपजाऊपन और निर्माण करना। इसके साथ में आता है मिट्टी की जैविक और पारिस्थितिकी जो क्षमता है वो कहीं ना कहीं बनाए रखने के लिए कौन सा जिम्मेदार होता है, सॉइल हेल्थ। तो आई होप आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। इधर इसकी टेक्सचर देख लेते हैं, न्यूट्रिएंट देख लेते हैं। इधर अपन क्या देखेंगे, कार्बनिक पदार्थ की संरचना, मिट्टी की संरचना और सूक्ष्म जीव देखेंगे। सूक्ष्म जीव देखने से अपने को क्या पता चलेगा, अपने को कहीं ना कहीं बायोलॉजिकल एक्टिविटीज का पता चलेगा और वो कहीं ना कहीं सोइल हेल्थ होगी। ठीक है, इधर बात करते हैं, इधर ओनली सोइल क्वालिटी होगी। तो ये अपने क्या होता है बेटा, इसका कंप्लीट अंतर होता है। इसके बाद में आता है मल्टीपर्पज ट्री। क्या आता है बेटा, मल्टीपर्पज ट्री आता है। तो मल्टीपर्पज ट्री का 1 मिनट के बाद में अपन रेगुलर करते हैं बेटा, 1 मिनट का बीच में ब्रेक लेते हैं। अब देखो बेटा, इसके बाद में अपन चलते हैं आगे की ओर। आगे आता है मल्टीपर्पज ट्री। मतलब अपन बात करते हैं बायो रिमेडिएशन के बारे में बात कर रहे थे। बायो रिमेडिएशन में क्या होता है, जैव सुधार करते हैं। जैव की बात कर रहे थे अपन। जैव किसके द्वारा होता है बेटा, या तो जीव के द्वारा होगा
या तो जीव के द्वारा होगा या फिर पौधा। पौधा भी तो क्या होता है बेटा, जीव होता है, पौधा भी तो जीव होता है। तो इधर बात करते हैं जो समस्याग्रस्त मृदाएं होती है उनके लिए कहीं ना कहीं ट्रीज का प्रयोग करते हैं, कहीं ना कहीं किसका प्रयोग करते हैं बेटा, ट्रीज का बात करते हैं। और ट्रीज होते हैं, ट्रीज की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं पौधों का क्या करते हैं अपन प्रयोग करते हैं, पेड़ों का प्रयोग करते हैं। और वो पेड़ क्या करते हैं, वो कहीं ना कहीं मृदा को सुधारने में सहायक होते हैं। अब देखना बेटा, सबसे पहले बात करते हैं, और इसके साथ में एक और चीज का ध्यान रखना कि मल्टीपर्पज ट्री, मतलब उनका एक ही वो टारगेट पूरा नहीं करेंगे कि वो कहीं ना कहीं मर्दा को सुधारेंगे, वो मर्दा को ही नहीं सुधारेंगे, वो इसके साथ साथ में क्या करेंगे, वो इसके साथ साथ में आपको लकड़ी भी देंगे ईंधन के लिए, वो कहीं ना कहीं फल वगैरह भी देंगे, वो क्या करेंगे बेटा, वो कहीं ना कहीं विभिन्न प्रकार की आवश्यकताएं भी आपकी पूर्ण करेंगे। इसमें देखिएगा मल्टीपर्पज ट्री की बात करते हैं तो ये कहीं ना कहीं मिट्टी की संरचना को बेहतर बनाते हैं और जल प्रवाह को नियंत्रित करते हैं। क्या करते हैं, जल प्रवाह को नियंत्रित करते हैं। इधर बात करते हैं जो पत्ते गिरते हैं, कहीं ना कहीं पौधों से क्या करते हैं, पत्ते गिरते हैं, उन पत्ते गिरने से क्या होती है, कार्बनिक पदार्थ किसको मिल जाते हैं, कहीं ना कहीं जैविक पदार्थ मिल जाते हैं। एक तो मृदा की क्या हो रही, वो क्वालिटी बढ़ रही है, कहीं ना कहीं सुधार हो रहा है। सुधार की बात करते हैं, उसमें कोई भी न्यूट्रिएंट कम है तो न्यूट्रिएंट कम है तो बेटा ये किसके द्वारा बढ़ रहा है, ये कहीं ना कहीं अपन बात करते हैं पेड़ पौधों के, पेड़ लगाएंगे तो पेड़ लगाएंगे तो उनकी पत्तियां गिरेगी, पत्तियां गिरेगी उनका अपघटन होगा, अपघटन होगा तो उनसे न्यूट्रिएंट मिलेगा। इसके बाद में आता है ये मिट्टी की उपजाऊपन को बढ़ाने के लिए कहीं ना कहीं नाइट्रोजन को बढ़ावा देते हैं। पोषक तत्वों में किसको बढ़ावा देते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन को बढ़ावा देते हैं। नाइट्रोजन फिक्सेशन कैसे, जैसे कि अपन बात करते हैं अपनी कोई भी मृदा है, इस मृदा में अपन ने कोई पेड़ लगा लिया और इस पेड़ से क्या होता है, कहीं ना कहीं नाइट्रोजन का फिक्सेशन होता है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण होता है, तो वो क्या हो जाएगा, कहीं ना कहीं उपजाऊपन बढ़ जाएगा, मतलब कहीं ना कहीं नाइट्रोजन की उपलब्धता बढ़ जाएगी। इसके बाद में आता है मल्टीपर्पज ट्री। मल्टीपर्पज ट्री, मल्टीपर्पज ट्री में क्या होता है, जड़ें मिट्टी को बांधकर कहीं ना कहीं मृदा अपरदन को रोकती है। किसको रोकती है बेटा, कहीं ना कहीं वो जो जड़ें हैं, वो जड़ें क्या करेगी, वो मृदा के कणों को आपस में बांध कर रखेगी, मृदा के कणों को आपस में बांध कर रखेगी, तो ये कहीं ना कहीं क्या करती है, मृदा अपरदन को रोकती है। किसको रोकती है बेटा, मृदा अपरदन को रोकने में सहायक होती है। अम्लीय और क्षारीय मृदाओं की जो पीएच है वो कहीं ना कहीं संतुलित करने में, अम्लीय और जो क्षारीय मृदाएं होती है उनका अम्लीय पीएच हो गया, क्षारीय पीएच हो गया, तो उसको मेंटेन करने में कौन सहायक होते हैं, ये वाले प्लांट, ये वाले जो ट्रीज है, पेड़ है, वो क्या होते हैं, कहीं ना कहीं सहायता प्रदान करते हैं। सूखी और रेतीली जो मृदा होती है उनमें कहीं ना कहीं क्या करते हैं, जल संरक्षण करते हैं, कहीं ना कहीं वाटर का कंजर्वेशन बनाए रखते हैं। पर्यावरणीय स्थितियों को सुधार कर भूमि को खेती योग्य बनाते हैं, क्योंकि अपन बात करते हैं मैनेजमेंट, जैसे कि बात करते हैं पेड़ लगा दिए, उनकी पत्तियां वगैरह गिरेगी, पत्तियां गिरेगी तो उनका अपघटन होगा, अपघटन होगा तो पोषक तत्व मिलेगा, तो ये भी क्या करते हैं, सुधारते हैं। इसके बाद में आता है उदाहरण के लिए जैसे कि साल हो गया, नीम हो गया, सेमल हो गया, इन वृक्षों को क्या करते हैं अपन कहीं ना कहीं अपनी फसल अपने खेत में उगाते हैं और ये कहीं ना कहीं फर्टिलिटी को इंक्रीज करते हैं। ये किसको इंक्रीज करते हैं, फर्टिलिटी को कहीं ना कहीं क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं। इसके बाद में आता है लैंड कैपेबिलिटी का क्लासिफिकेशन, किसका आ जाएगा बेटा, लैंड कैपेबिलिटी का। कैपेबिलिटी की बात करते हैं तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें अपन बात कर रहे थे कि उसमें सुधार की जरूरत नहीं है, वो कैपेबल है, जिस भी अपन ने जैसे क्लासिफिकेशन कर दिया, ये कैपेबल है, ये कैपेबल नहीं है, तो अपन इसका सीधा उपयोग कर सकते हैं। देखिएगा बात करते हैं, यह वर्गीकरण भूमि के स्थिर उपयोग की सीमा और उसकी उत्पादन क्षमता को दर्शाता है। जैसे कि बात करते हैं भूमि को 8 कहीं ना कहीं किसमें 8 वर्गों में डिवाइड किया गया, क्लास फर्स्ट से लेकर क्लास 8 तक क्या किया गया है बेटा, इनको वर्गीकृत किया गया है लैंड कैपेबिलिटी के बेस पर। किसके बेस पर आ जाएगा बेटा, लैंड कैपेबिलिटी के बेस पर 8 वर्गों में डिवाइड किया गया है। कितने वर्गों में, 8 वर्गों में डिवाइड किया गया है, जिसमें सबसे पहला वर्ग आता है जिसमें बात करते हैं भूमि सर्वश्रेष्ठ है। भूमि क्या है बेटा, बेटर है, कहीं ना कहीं सर्वश्रेष्ठ है, जिसमें कम सीमाएं होती है और कहीं ना कहीं खेती के लिए बेस्ट रहती है, खेती के लिए बेस्ट रहती है और कहीं ना कहीं क्या रहती है, सीमाएं, लिमिटेशन क्या रहती है, कम रहती है, सीमाएं क्या रहती है, कम रहती है। इसके बाद में देखो क्लास 8 की बात करते हैं तो भूमि कहीं ना कहीं सबसे खराब होती है और कहीं ना कहीं जिसका कृषि के लिए प्रयोग नहीं कर सकते हैं, मतलब बात करते हैं पहली क्लास सर्वाधिक बेस्ट होती है, सबसे बेस्ट रहती है, और क्लास 8 जो है वो सबसे खराब होती है, अपन कहीं ना कहीं खेती के लिए उसका प्रयोग ही नहीं कर सकते।
ठीक है। इसके साथ में ही आता है प्रत्येक वर्ग में जो भूमि की कमजोरियां हैं वो कहीं ना कहीं जल निकास, ढलान, उर्वरता, जल भराव आदि का ध्यान रखा जाता है। मतलब कमियां क्या क्या देखी जाती है, कहीं ना कहीं जल निकास से संबंधित, ढलान से संबंधित, उर्वरता से संबंधित, और आ जाएगा कहीं ना कहीं जल भराव से संबंधित। ये क्या होती है, ये कहीं ना कहीं समस्याएं देखने को मिलती है, और इन समस्याओं के आधार पर इनको क्या करते हैं, वर्गीकृत करते हैं। इसके बाद में आता है इस वर्गीकरण को कहीं ना कहीं किसानों और नीति निर्माताओं को उचित भूमि प्रबंधन के बारे में पता लग जाता है। जैसे कि बात करते हैं कोई भूमि है उसको कि ये कौन सी क्लास की है, अपन लैंड कैपेबिलिटी के आधार पर देखें कि ये कौन सी क्लास की है, तो अपन उसके आधार पर क्या देख लेते हैं, उसके आधार पर कहीं ना कहीं भूमि का प्रबंधन और कहीं ना कहीं फसल का चयन क्या कर लेते हैं, चूज कर लेते हैं। इसके बाद में आता है भूमि सुधार, जैसे कि कटाव नियंत्रण और इसके साथ में सिंचाई, उर्वरक, इसी के अनुसार क्या होते हैं बेटा, ये किए जाते हैं। किसके आधार पर, लैंड कैपेबिलिटी के आधार पर। इसके बाद में आता है व्हाट डू यू मीन क्वालिटी इरिगेशन एंड राइट द क्लासिफिकेशन ऑफ इरिगेशन वाटर। मतलब बात करते हैं क्वालिटी इरिगेशन, मतलब जो सिंचाई की गुणवत्ता वाला जल है, मतलब बात करते हैं जिसमें क्या है बेटा, अरे जिसमें क्या है, जो कि क्या होता है सिंचाई में कहीं ना कहीं काम में आता है, वो जल क्या है बेटा, उसकी क्या क्वालिटी होनी चाहिए, उसके आधार पर क्लासिफिकेशन बताइएगा। तो देखो सबसे पहले बात करते हैं सिंचाई जल गुणवत्ता का मतलब होता है कि उसकी भौतिक, रासायनिक, जैविक विशेषताएं जो कि क्या करती है, फसल, मिट्टी और कृषि को उपयोग पर क्या डालती है, प्रभाव डालती है। मतलब बात करते हैं सिंचाई जल की गुणवत्ता का मतलब क्या होता है, सिंचाई जल की गुणवत्ता का मतलब होता है जल की भौतिक, रासायनिक, जैविक विशेषताओं और फसल और मिट्टी और इसके साथ में ही कृषि के लिए क्या डालता है, वो प्रभाव डालता है कि नहीं डालता है। मतलब अपन बात करते हैं, अपन जो प्रयोग कर रहे हैं, अगर अपन कोई भी जल का प्रयोग कर रहे हैं सिंचाई के लिए, तो वो फसल पर, कृषि में, इसके साथ में ही बात करते हैं वो कहीं ना कहीं मृदा पर कौन सा प्रभाव डाल रहा है, कोई ज्यादा हानिकारक प्रभाव तो नहीं डाल रहा है। अगर वो ज्यादा हानिकारक प्रभाव डाल रहा है तो उसकी गुणवत्ता खराब है, और अगर वो कहीं ना कहीं हानिकारक प्रभाव नहीं डाल रहा है तो वो क्या है बेटा, अच्छी गुणवत्ता का है। तो जल की गुणवत्ता यह निर्धारित की जाती है कि पानी किस प्रकार की मिट्टी और फसल के लिए उपयुक्त है। जल की गुणवत्ता बता देती है कि ये धान की फसल के लिए बेटर है, ये इस मृदा के लिए बेटर है, ये इस फसल के लिए बेटर है, ये निर्धारित कर देता है। जो खराब गुणवत्ता वाला है, मतलब कहीं ना कहीं पुअर क्वालिटी वाला वाटर है, वो कहीं ना कहीं मिट्टी संरचना को भी नुकसान पहुंचाता है, फसलों की वृद्धि को प्रभावित, किसी में लवणीय लवणीय जल है, कोई ब्रैकिश वाटर है, मतलब बात करते हैं जिसमें लवण घुलनशील है, मतलब उसमें लवण घुले हुए, वो कहीं ना कहीं प्लांट की ग्रोथ को भी प्रभावित करेंगे, और इसके साथ साथ में मृदा की जो संरचना है उसको भी क्या करते हैं बेटा, प्रभावित करते हैं। इसके बाद में चलते हैं आगे की ओर। आगे अपने आता है इसलिए सिंचाई जल मानकों और उसकी रासायनिक संगठन का जो मूल्यांकन है वो क्या होता है, जरूरी होता है। मतलब सिंचाई के जल मानक है और उसका रासायनिक संगठन जरूरी होता है कि सिंचाई के जल के लिए ये मानक होने चाहिए, इतनी ईसी होनी चाहिए। ये क्या होते हैं बेटा, ये कहीं ना कहीं अपन बात करते हैं। तो सिंचाई के जल के बारे में अपन ने क्या देख लिया, क्वालिटी वाटर के बारे में देख लिया, इंट्रोडक्शन। अब आता है अलग अलग क्राइटेरिया पर क्या किया गया है, कहीं ना कहीं इसका वर्गीकरण किया गया है। सबसे पहले होता है बेस्ड ऑन सैलिनिटी। सैलिनिटी की बात करते हैं लवणों की उपस्थिति के आधार पर। लवणों की उपस्थिति के आधार पर बात करते हैं तो पहला होता है नॉन सेलाइन वाटर, जो क्या नहीं है, कहीं ना कहीं उसमें सेलाइन नहीं है, मतलब लवण ज्यादा नहीं है, वो कहीं ना कहीं उपयुक्त है। तो बात करते हैं इसमें क्या हो जाएगा, ईसी क्या होती है, 0.7 डेसीसाइमन से कम होती है। फिर आती है, मतलब ये क्या होता है, कहीं ना कहीं ये सेफ रहता है, आल फसलों के लिए क्या रहता है, सेफ रहता है। फिर आता है स्लाइट, मतलब थोड़ा थोड़ा क्या है, लवणीय, थोड़ा थोड़ा क्या है, लवणीय है। मतलब ईसी है जिसकी 0.7 से लेकर 3 डेसीसाइमन पर मीटर। वो क्या है बेटा, सेंसिटिव है, मतलब कहीं ना कहीं जो सेंसिटिव क्रॉप्स होती है, मतलब कहीं ना कहीं उसके प्रति संवेदनशील है, तो वो क्या होता है, उनको कहीं ना कहीं क्या करता है, प्रभावित करता है, उनको कहीं ना कहीं क्या करता है, प्रभावित करता है। फिर आता है मॉडरेटली सेलाइन वाटर। क्या होता है, मॉडरेटली की बात करते हैं, मध्यम, मध्यम होता है 3 से लेकर 6 डेसीसाइमन पर मीटर। इसके बाद में बात करते हैं ये साल्ट टॉलरेंट फसलों के लिए ही सुटेबल रहता है।
इसके बाद में आता है हाईली सेलाइन वाटर, जो कि क्या होता है 6 डेसीसाइमन से क्या होता है 6 डेसीसाइमन पर मीटर से अधिक होता है, जो कि जनरली अनसुटेबल होता है इरिगेशन के लिए, वो सुटेबल नहीं है, उसका प्रयोग आप नहीं कर सकते हो, तो वो क्या हो गया अनसुटेबल हो गया। तो ये क्या हो गया बेटा बेस्ड ऑन सैलिनिटी क्या हो गया क्लासिफिकेशन हो गया। इसके बाद में देखिएगा आगे की ओर बात करते हैं बेस्ड ऑन एल्केनिटी, एल्केनिटी की बात करते हैं तो सारीयता के आधार पर कि कौन सा वाटर सारीय है कौन सा नहीं है। तो अपन बात करते हैं बेटा अलग अलग प्रकार से, नॉन एल्केलाइन वाटर है, नॉन एल्केलाइन का मतलब है कि वो सारीय नहीं है, वो क्या नहीं है बेटा सारीय नहीं है। तो नॉन एल्केलाइन में क्या होता है 10 से कम एसएआर होता है, एसएआर सोडियम एब्जॉर्प्शन रेशियो क्या होता है 10 से कम होता है, मतलब कहीं ना कहीं अपन बात करते हैं सोडियम एब्जॉर्प्शन रेशियो बेस्ट है। इसके बाद में आता है सोडियम हैजार्ड इज लो, मतलब बात करते हैं इसमें सोडियम का जो नुकसान होता है वो कहीं ना कहीं क्या रहता है कम रहता है, सिंचाई जल के लिए बेस्ट है। इसके बाद में आता है स्लाइटली एल्केलाइन वाटर आता है जिसमें एसएआर सोडियम एब्जॉर्प्शन रेशियो 10 से लेकर 18 होता है। फिर आता है स्ट्रॉन्गली एल्केलाइन जो कि 18 से अत्यधिक होता है। अगर बात करते हैं कहीं ना कहीं उसकी सारीयता क्या होती है उसमें एसएआर कितना होता है 18 से ज्यादा होता है, वो पुअर परमेबिलिटी सोइल होती है, क्योंकि सोडियम क्या करता है मृदा की जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है उनको प्रभावित करता है, मृदा की संरचना को प्रभावित करता है, तो वो क्या हो जाएगी पुअर मतलब लो परमेबिलिटी सोइल हो जाएगी। इसके बाद में बात करते हैं नेक्स्ट आता है कि बेस्ड ऑन सोडियम एब्जॉर्प्शन रेशियो, मतलब एल्किनिटी के आधार पर होगी, तो अपन बात करते हैं एसएआर के आधार पर हो जाएगी, एक तो लो हो जाएगी और इसके साथ में एक क्या हो जाएगी बेटा एक हाई हो जाएगी, जो कि अपन ने ऊपर बात कर ली। बेस्ड ऑन टॉक्सिसिटी, टॉक्सिसिटी के आधार पर भी अलग अलग होती है, बोरॉन की टॉक्सिसिटी हो गई, इसके साथ में क्लोराइड की हो गई, आयरन की हो गई। इसके साथ में ही बात करते हैं बेस्ड ऑन माइक्रोबियल माइक्रोलॉजिकल एक्टिविटी, मतलब बात करते हैं किसी में तो अच्छे से पाए जाते हैं जो कि रॉ मटेरियल को क्या कर देते हैं ऑर्गेनिक जो ह्यूमस है उसमें चेंज कर देते हैं, तो ये क्या होता है बेटा अलग अलग प्रकार के होते हैं। ठीक है, माइक्रोबियल एक्टिविटी बात करते हैं जल में माइक्रोबियल एक्टिविटी कैसी है कैसी नहीं है। इसके बाद में आता है डिफाइन द सॉइल एसिडिटी एंड सोर्सेस ऑफ सॉइल एसिडिटी, सोइल एसिडिटी क्या होती है और कहीं ना कहीं सोर्सेस बताना है, मतलब स्रोत बताना है। बेटा सोइल एसिडिटी के बारे में बताइएगा, सोइल एसिडिटी क्या होती है उस मृदा को अम्लीय मृदा कहते हैं जिसमें H+ आयन के अंदर क्या हो कहीं ना कहीं अधिकता हो, मतलब जिसमें हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोजन आयन क्या है अम्लीय आयन है, तो वो अगर अधिक होगा तो उसको क्या कहेंगे एसिड सोइल कहेंगे। क्या कहेंगे बेटा उसको कहीं ना कहीं अपन क्या कहेंगे बेटा सोइल कहेंगे, कौन सी एसिड सोइल कहेंगे। और इसका पीएच मान द्वारा क्या किया जाता है निर्धारित किया जाता है, और पीएच मान 7 से कम होता है, 7 से नहीं 5.5 से कम कर लेना। जिस मृदा का पीएच मान 5.5 से कम होता है तो वो एसिडिक सोइल हो जाएगी। इसके साथ में ही बात करते हैं आगे की ओर, आगे की ओर देखिएगा, मतलब अपन बात करते हैं ये जो मृदा में एसिडिटी आती है मतलब कहीं ना कहीं ये सोइल एसिडिक हो रही है, मतलब बात करते हैं मृदा अम्लीय हो रही है। अरे मृदा कैसी हो रही है बेटा अम्लीय हो रही है, तो अम्लीय होने के कारण क्या है, मृदा के अम्लीय होने के कारण क्या है कि सर सबसे पहला तो हो जाएगा मृदा के पहले पेरेंट मटेरियल क्या है अम्लीय है, मृदा के पेरेंट मटेरियल क्या है अम्लीय। अरे भाई साहब जिसके माता पिता जैसे होंगे उसके बेटा बेटी भी वैसे होंगे, तो मृदा के पेरेंट मटेरियल भी कैसे है अम्लीय है, तो उसकी मृदा भी कैसे बनेगी कहीं ना कहीं अम्लीय बनेगी। और जिस भी साथी ने वन शॉट क्लास नहीं ली है बेटा वो क्लास जरूर लेना है, इसमें बहुत कम टाइम लगेगा समझने में। फिर इसके बाद में आता है वर्षा जल की बात करते हैं क्योंकि वहां पर डिटेल से अच्छे से समझाया गया है। देखो वर्षा जल में कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड के घुलन से क्या होता है कहीं ना कहीं अम्लीय जल बनता है, तो मिट्टी को अम्लीय बनाता है। तो जो वर्षा का जल होता है वो भी कहीं ना कहीं क्या होता है सोर्स होता है अम्लीय अम्लीय मृदा का। इसके बाद में आता है अगर अपन बात करते हैं जो भी अपने ऑर्गेनिक मैटर होता है, ऑर्गेनिक मैटर का डिकम्पोजिशन होता है तब अम्ल बनते हैं, तब क्या होते हैं कहीं ना कहीं अम्ल बनते हैं और वो अम्ल क्या करते हैं मृदा को अम्लीय बनाते हैं। अब मानव निर्मित स्रोत की बात करते हैं तो जैसे कि बात करते हैं अम्लीय उर्वरकों का प्रयोग कर रहा है, एसिडिक फर्टिलाइजर्स का यूज कर रहा है, जैसे कि बात करते हैं यूरिया हो गया अमोनियम सल्फेट हो गया, तो इनका क्या कर रहा है प्रयोग कर रहा है। इसके बाद में आता है जलीय प्रदूषण, जलीय प्रदूषण की बात करते हैं बेटा अम्लीय वर्षा होती है, अरे जब प्रदूषण होता है
जब प्रदूषण होता है तो प्रदूषण में क्या होती है, SO2 NO2 गैसें होती है। अब जब वो पानी जब वो क्या होती है बरसात के साथ में घुलकर आती है तो वो क्या करेगी, एसिडिक रेन होगी। एसिडिक रेन होगी तो बेटा उससे क्या होगी, कहीं ना कहीं जो जल प्रदूषण होगा वो कैसा होगा, अरे जल प्रदूषण होगा वो कहीं ना कहीं एसिडिक हो जाएगा, वो मृदा में आएगा तो मृदा को एसिडिक बना देगा। फिर आता है अनुचित सिंचाई जल, अपन क्या कर रहे हैं जो उचित नहीं है, कहीं ना कहीं अम्लीय है और उसका अपन प्रयोग कर रहे हैं तो उससे अम्लीय हो जाती है मृदाएं। इसके बाद में चलते हैं आगे की ओर, कैटेगराइजेशन ऑफ प्रॉब्लमेटिक सॉइल्स, मतलब बेस्ड ऑन प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज के आधार पर अपन देखते हैं, तो प्रॉपर्टीज के आधार पर अपन बात करते हैं। मैंने बताया था वन शॉट क्लास जरूर लेना, फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, सिंदूर बैच में सभी की पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगी। तो इसमें क्या होती है, फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है, केमिकल होती है, बायोलॉजिकल होती है, उनके आधार पर अलग अलग प्रकार से हैं। फिजिकल में बात करते हैं तो फिजिकल में कौन कौन सी हो जाएगी, हाई परमेबल हो जाएगी, लो परमेबल हो जाएगी, वाटर लॉक्ड हो जाएगी। केमिकल में बात करता हूँ सेलाइन हो जाएगी और इसके साथ में एल्केलाइन हो जाएगी और एसिडिक हो जाएगी। ठीक है, बायोलॉजिकल में बात करते हैं किसी में सूक्ष्म जीव अधिक है तो वो अधिक सूक्ष्म जीव वाली और कम सूक्ष्म जीव वाली, ठीक है, तो वो दो प्रकार की होगी। ठीक है, ये प्रॉपर्टीज के आधार पर है, पर फिर भी अपन देख लेते हैं सेलाइन सॉइल। ठीक है, और आपको पता हो तो मैंने अच्छे से कल समझाया भी था, तो वन शॉट क्लास सभी ले रहे होंगे। सेलाइन सॉइल मतलब जिस मृदा में क्या होती है, जिस मृदा में लवणों की मात्रा अधिक होती है दैट इज सेलाइन सॉइल हो जाएगी, लवणीय मृदाएं हो जाएगी। फिर आती है सोडिक सॉइल, जिनमें क्या होती है, जिनमें सोडियम की मात्रा अधिक होती है, जिनमें सोडियम की मात्रा अधिक होती है वो क्या हो जाएगी बेटा, वो कहीं ना कहीं क्या हो जाएगी, सोडिक सॉइल्स हो जाएगी। क्या हो जाएगी बेटा, सोडिक सॉइल्स हो जाएगी। इसके बाद में अपन बात करते हैं आगे की ओर, आगे आती है एसिड सॉइल। कौन सी हो जाती है, एसिड सॉइल हो जाती है, जिनको अम्लीय मृदाएं कहते हैं। जिनको क्या कहते हैं, एसिड सॉइल, जिनको क्या कहते हैं, अम्लीय मृदाएं कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, अम्लीय मृदाएं कहते हैं। इसके बाद में अपने पास में आता है नेक्स्ट, और नेक्स्ट आता है एल्केलाइन सॉइल। क्या आता है बेटा, एल्केलाइन सॉइल आता है। एल्केलाइन सॉइल किसको बोलते हैं, क्षारीय मृदाओं को। अरे किसको बोलते हैं, क्षारीय मृदाओं को कहते हैं। अरे किसे कहेंगे, क्षारीय मृदाओं को कहेंगे। ठीक है, तो एल्केलाइन सॉइल में क्या होती है, कहीं ना कहीं कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट की मात्रा क्या होती है, अत्यधिक होती है। वाटर लॉग्ड, जो कि फिजिकल के आधार पर क्या होती है, इनमें जल भराव की समस्या हो जाती है, जल कहीं ना कहीं नीचे की ओर नहीं जाता है। अब जल भराव की समस्या हो जाएगी तो O2 नीचे की ओर परमेबल नहीं होगी, O2 नीचे की ओर नहीं जाएगी, O2 नीचे की ओर नहीं जाएगी, तो ये कौन सी हो जाएगी, वाटर लॉक्ड हो जाएगी। रॉकी मतलब जिनमें क्या होते हैं, पत्थर युक्त मृदा होती है, कहीं ना कहीं क्या होते हैं, पत्थर होते हैं मृदा में, तो वो क्या हो जाएगी, रॉकी या स्टोनी सॉइल हो जाएगी। फिर आती है सैंडी सॉइल। सैंडी सॉइल में क्या होता है बेटा, रेत के कणों का आकार क्या होता है, बहुत बड़ा होता है और कहीं ना कहीं पोषक तत्व और मृदा, मतलब ये क्या होती है, हाई परमेबल सॉइल होती है, हाई परमेबल सॉइल होती है। तो ये भी क्या होती है बेटा, कहीं ना कहीं प्रॉब्लमेटिक सॉइल होती है। तो ये प्रॉब्लमेटिक सॉइल में नेक्स्ट और आता है अपने क्ले सॉइल। क्ले सॉइल में क्या होता है, मतलब जल निकास नीचे की ओर लीचिंग बहुत कम होगी, इनको लो परमेबल सॉइल भी कहते हैं। मतलब इनको क्या कह सकते हो बेटा, इनको कहीं ना कहीं आप लो परमेबल सॉइल भी कह सकते हो, लो परमेबल सॉइल भी कह सकते हो। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी, कहीं ना कहीं क्ले सॉइल हो जाएगी। इसके बाद में आता है रिक्लेमेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ साल्ट अफेक्टेड सॉइल। मतलब बात करते हैं जिनमें लवणों की मात्रा अधिक होती है, जिनमें लवणों की मात्रा अधिक होती है उनमें अपन सॉइल अमेंडमेंट, जिनमें लवणों की मात्रा अधिक होती है उनमें कहीं ना कहीं केमिकल अपन क्या लेते हैं बेटा, केमिकल जो अमेंडमेंट होता है वो कहीं ना कहीं क्या लेते हैं बेटा, कम यूज में लेते हैं। केमिकल की बात करते हैं, जो रासायनिक सुधारक है वो कहीं ना कहीं क्या लिया जाता है, कम लिया जाता है। तो देखो इसमें क्या क्या होता है, देखो सबसे पहले अपन बात करते हैं रिक्लेमेशन। रिक्लेमेशन की बात करते हैं तो इसमें क्या हो जाएगा, लीचिंग। क्या हो जाएगा, लीचिंग। लीचिंग का मतलब क्या होता है बेटा, लीचिंग का मतलब क्या होता है, अपन क्या करते हैं, कहीं ना कहीं मृदा में क्या करते हैं, सिंचाई करते हैं। ध्यान से समझना बेटा, देखिएगा सबसे पहले बात करते हैं लीचिंग। लीचिंग की बात करते हैं, कोई मृदा पर क्या होता है, कोई भी लवणीय मृदा होती है तो उसमें क्या होती है, ऊपर वाली लेयर पर क्या हो जाते हैं, ऊपर वाली लेयर पर लवण जमा हो जाते हैं।
तो उन लवणों को क्या करते हैं, कहीं ना कहीं सिंचाई करके और वहां पर पानी भर के उनको क्या करते हैं, पहले तो घोलेंगे, घोल कर क्या करेंगे, कहीं ना कहीं बाहर निकाल देंगे, या तो बाहर निकाल देंगे या लीचिंग करवा देंगे, तो ये क्या होता है, लवणों की लीचिंग हो जाती है। फिर इसके बाद में आता है गुड ड्रेनेज, मतलब बात करते हैं अगर अच्छा जल निकास रखते हैं तो कहीं ना कहीं लवणीय मृदा लवणीय नहीं रहेगी। ठीक है, इसके बाद में आता है यूज ऑफ जिप्सम। जिप्सम क्या करता है बेटा, जिप्सम कहीं ना कहीं क्या करता है कि सर जिप्सम कहीं ना कहीं अपन बात करते हैं तो जिप्सम क्या करता है, जिप्सम कहीं ना कहीं पीएच को कम करने में सहायक होता है। इसके बाद में आता है अपने पास में नेक्स्ट आता है क्यारिया बनाना। क्यारिया बनाने का मतलब है कि अपन क्या करते हैं, क्यारिया बनाते हैं, क्यारियों बनाकर क्या कर देंगे, पानी को बाहर निकाल देंगे, तो इसको अपन क्या करते हैं, लवणों को हटाते हैं, तो वो क्या होता है, कहीं ना कहीं क्यारिया बना। एक लिख लो खुरचना, एक क्या हो जाएगा, खुरचना हो जाएगा। खुरचने का मतलब क्या है, जो भी लवण जमा हो गए उनको क्या कर दो, खुरच कर बाहर निकाल दो, उनको क्या कर दो बेटा, खुरच कर बाहर निकाल दो। तो नेक्स्ट क्या आ जाएगा, स्कैरिफिकेशन। एक मैंने कल वाली वन शॉट क्लास ले ली होगी वैसे तो, मैंने बताया था इधर खाई खोद दो और इधर खाई खोद के कहीं ना कहीं इस पर डाल दो, मेड पर डाल दो, इधर खोदो नीचे की ओर, मतलब लवण क्या हो जाएंगे, लवण ऊपरी सतह में होते हैं तो वो क्या होते जाएंगे, वो कहीं ना कहीं अगले में चले जाएंगे। ठीक है, तो ये क्या होता है बेटा, कहीं ना कहीं इसके सुधार होते हैं। इसके बाद में आते हैं जिप्सम का प्रयोग करो, सोडिक सॉइल्स का करना है तो लीचिंग करवाओ, ऑर्गेनिक मैटर को क्या करो, कहीं ना कहीं यूज करो। अब इसके बाद में आता है और भी मैनेजमेंट करना है तो बेटा इसमें क्या करो, एक तो प्रॉपर आप क्या दो, फर्टिलाइजर मैनेजमेंट, मतलब आप जो फर्टिलाइजर दे रहे हो वो कहीं ना कहीं अच्छी क्वालिटी वाला दो, मतलब ऐसे नहीं कि वो मृदा को सोडिक बना दे, मृदा को सलाइन बना दे। इसके साथ में साल्ट की टॉलरेंट फसलें उगाओ, मतलब जो कि क्या कर सके, साल्ट को सहन कर सके। इसके साथ में क्रॉप रोटेशन अपनाओ और इंटरक्रॉपिंग करो। ठीक है, और इसके बाद में आता है नेक्स्ट, सिंचाई की प्रणाली आपको क्या करनी है, सुधारनी है, मॉनिटरिंग करो। तो ये क्या होते हैं बेटा, कहीं ना कहीं इनके मैनेजमेंट होते हैं। तो ये टॉपिक अपना कंप्लीट होता है। इसके बाद में आता है यूटिलाइजेशन ऑफ पुअर क्वालिटी वाटर इन एग्रीकल्चर, मतलब बात करते हैं पुअर क्वालिटी वाटर किसको बोलेंगे, जिसकी क्वालिटी ठीक नहीं है। जिसकी क्वालिटी ठीक नहीं है मतलब वो कहीं ना कहीं अपन किसके लिए यूज नहीं कर सकते, जो कहीं ना कहीं अपन यूटिलाइज नहीं कर सकते, किसके लिए, जो कहीं ना कहीं अपन एग्रीकल्चर के लिए यूटिलाइज नहीं कर सकते, जो कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर के लिए अपन यूटिलाइज नहीं कर सकते, दैट इज वो क्या होता है, पुअर क्वालिटी इरिगेशन वाटर हो जाएगा। तो देखिएगा, ऐसा पानी जिसमें अत्यधिक लवण होंगे, हानिकारक आयन होंगे या प्रदूषक होंगे, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, वो पीने के लिए, कहीं ना कहीं सिंचाई के लिए किसी के लिए उपयुक्त नहीं होता है, तो इसको क्या कहते हैं, पुअर क्वालिटी वाटर कहते हैं। कहाँ कहाँ से मिलता है अपने को, एक तो मिलता है कोई सेलाइन वाटर है, मतलब कोई खारा पानी है, या इसके साथ में एक सोडिक सारीय पानी है, कोई इंडस्ट्री का कोई वेस्ट है, कोई सीवेज वगैरह का कोई ड्रेनेज वाटर है, तो ये क्या है बेटा, ये कोई प्रोसेसिंग यूनिट से आ रहा कोई पानी है, मतलब ये क्या है, ये कहीं ना कहीं अपने को लो क्वालिटी के वाटर अपने को क्या होते हैं, प्राप्त होते हैं। अब इनका प्रयोग नहीं कर सकते, तो अब इनको बात करते हैं, क्वालिटी पैरामीटर्स की बात करते हैं। तो अपन बात करते हैं, तो जो अपने ईसी है, वो ईसी क्या है, 4 डेसीसाइमन से अधिक हो जाए तो वो खारा माना जाता है, मतलब 4 डेसीसाइमन से कम ही क्या होनी चाहिए, ईसी होनी चाहिए। एस ए आर की बात करते हैं, ये कहीं ना कहीं 8 से क्या होना चाहिए, 8 से 10 से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, क्योंकि ये क्या करता है, मृदा की संरचना को बिगाड़ देता है, मृदा संरचना को बिगाड़ देता है। फिर आता है रेसिड्यूअल सोडियम कार्बोनेट, रेसिड्यूअल सोडियम कार्बोनेट है, अधिक आरएससी का मतलब होता है अधिक क्षारीयता है, रेसिड्यूअल सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट बाइकार्बोनेट अगर अधिक है तो बेटा वो कहीं ना कहीं क्या है, मृदा की क्षारीयता भी क्या है, अधिक है। ठीक है, आइडियल पीएच कितना होना चाहिए, 6.5 से 8.5 लिख सकते हो, या इसके साथ में 6.5 से 7.5 लिख दो। अब इसका प्रयोग करने से क्या क्या प्रभाव पड़ता है, मतलब बात करते हैं अपन, जो ये वाटर है खराब गुणवत्ता वाला, इसका प्रयोग करते हैं तो क्या क्या प्रभाव पड़ेगा अपने को सीधा सा पता है। मृदा लवणीय और क्षारीय बन जाएगी, मिट्टी में जल प्रवेश नहीं कर पाएगा, इसके साथ में पोषक तत्वों का असंतुलन हो जाएगा, कहीं ना कहीं टॉक्सिसिटी बढ़ जाएगी, और इसके साथ में बीजों में अंकुरण में कमी आ जाएगी, और कहीं ना कहीं पौधों की वृद्धि में क्या आ जाएगी, रुकावट आ जाएगी। बात करते हैं तो फसल उत्पादन में कमी आ जाएगी, और इसके साथ साथ में मिट्टी की गुणवत्ता में क्या आ जाएगी बेटा, गिरावट आ जाएगी। तो ये क्या है, ये कहीं ना कहीं अपने 5 कारक है, क्या है बेटा, 5 कारक है। इसके बाद में अपन बात करते हैं
क्रॉप सिलेक्शन क्या आता है, क्रॉप सिलेक्शन आता है, मतलब क्या करते हैं, कहीं ना कहीं फसल का चुनाव करते हैं, क्या करते हैं, फसल का चुनाव, मतलब अब इसका मैनेजमेंट कैसे करें, फसल का ऐसा चुनाव करो कि इस जल को सहन कर ले, इस जल खराब क्वालिटी के जल में भी आसानी से लग जाए। इसके बाद में आता है सोइल का मैनेजमेंट करो भाई साहब, सोइल में जिप्सम डालो, कहीं ना कहीं पानी तो जो खराब आ रहा है उसको तो आने दो, पर सोइल का मैनेजमेंट करते जाओ, मतलब कहीं ना कहीं सारी मृदाओं में जिप्सम का प्रयोग करो, जैविक पदार्थ डालो, कठोर परत को तोड़ दो। इसके बाद में आता है वाटर मैनेजमेंट है, वैकल्पिक आपको क्या करनी है, क्यारियों में सिंचाई करनी है, खराब पानी को कहीं ना कहीं अच्छे पानी के साथ में मिलाकर अपने को क्या करना है, यूटिलाइज करना है, ड्रिप या स्प्रिंकलर सिस्टम का क्या करना है, यूज करना है। और आपको पता है ड्रिप, अगर ड्रिप इरिगेशन करते हैं तो कहीं ना कहीं उसमें क्या होती है, जो आगे के जो वॉल्व वगैरह होते हैं, जो इमीटर होते हैं, वो क्या हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं लवणों के जमा होने से, ठीक है, कई बार पूछ लिया जाता है आपको। इसके बाद में अपन चलते हैं आगे की ओर, लीचिंग रिक्वायरमेंट। फिर क्या करो, लीचिंग रिक्वायरमेंट, लीचिंग रिक्वायरमेंट के मतलब है कि जो लवण होते हैं उन लवणों को क्या करो, उन लवणों को कहीं ना कहीं अतिरिक्त सिंचाई करके नीचे की ओर क्या कर दो, नीचे की ओर लीचिंग करवा दो। इसके बाद में आता है क्रॉप रोटेशन अपनाओ, कहीं ना कहीं फसल चक्कर अपनाओ और ग्रीन मैन्यूरिंग करो, तो वो खराब गुणवत्ता का जो जल है वो कहीं ना कहीं क्या हो जाएगा बेटा, अच्छे से यूटिलाइज हो जाएगा, ठीक है। और इसके साथ में ही अपन बात करते हैं, तो अब चलते हैं अपन आगे की ओर, आगे अपने आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, रिक्लेमेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ एसिडिक सॉइल, मतलब बात करते हैं अम्लीय मृदाओं का सुधार करना है। तो बेटा अम्लीय मृदाओं का सुधार कल भी मैंने बताया था कि अपन क्या करते हैं, अम्लीय मृदाएं वे होती है जिनका पीएच मान क्या होता है 5.5 या 6.5 से कम होता है, और H प्लस आयन की क्या होती है, अधिकता होती है। इनके सुधार के लिए चूना वाला पदार्थों का यूज करते हैं, चूना वाले पदार्थों का क्या करते हैं, यूज करते हैं। मैनेजमेंट की बात करते हैं तो वैसा अम्लीय उर्वरकों का प्रयोग कम करो, अम्लीय उर्वरकों का प्रयोग करो, कम करो। तो अपन बात करते हैं कॉजेज किस किस कारण से होती है, भारी वर्षा के कारण क्या होती है, कैल्शियम मैग्नीशियम पोटेशियम सोडियम क्या हो जाते हैं, धुलकर नीचे की ओर चले जाते हैं, तो भारी वर्षा में क्या बनती है, अम्लीय मृदाएं बनती है, याद रखना। इसके बाद में आता है अम्ल उत्पादक कारक जैसे कि अमोनियम सल्फेट, यूरिया, इनका प्रयोग कर रहे हैं, ये बात कर चुके हैं अपने। सोर्सेस ऑफ एसिडिटी, तो अपने इसको स्किप करते हैं, जैसे माता पिता होंगे वैसे मृदा बनेगी, याद आया, तो वो अपन बात कर चुके हैं। प्रॉब्लम्स की बात करते हैं तो इनकी क्या होती है बेटा, टॉक्सिसिटी वगैरह होती है। अपने को तो रिक्लेमेशन की बात करनी है, रिक्लेमेशन में सबसे पहले क्या आ जाएगा, सबसे पहले आ जाएगा कि अपने को चुनाव वाले पदार्थों का यूज करके कहीं ना कहीं पीएच मान को बढ़ाना है, पीएच मान को क्या करना है, बढ़ाना है, ठीक है। इसके साथ में ही अपन बात करते हैं चुनाव वाले कौन कौन से पदार्थ होते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट होता है, डोलोमाइट होता है, क्विकलाइम होता है, भुजा हुआ चूना होता है, बिना भुजा हुआ होता है, ठीक है। भुजा हुआ चूना का CaO सूत्र है, और CaOH2 किसका है, कहीं ना कहीं भुजा हुआ चूना का है। इसके साथ में ही आता है अपन एप्लीकेशन टाइम, बुआई के पहले क्या करते हैं, यूज करते हैं, बुआई के पहले क्या करते हैं बेटा, यूज करते हैं। इसके बाद में आता है यूज ऑफ एसिड टॉलरेंट फसल, आपको क्या करनी है, अम्ल को सहनशील फसलें क्या करनी है, उगानी है। और कहीं ना कहीं अपन बात करते हैं इंप्रूवमेंट ऑर्गेनिक मैटर, ऑर्गेनिक मैटर अपने को हरी खाद वगैरह क्या करनी है, ज्यादा से ज्यादा क्या करनी है, कहीं ना कहीं मिलानी है। तो ये वही है जो अपन पहले से पढ़ते आ रहे हैं। और इसके साथ में कल वाली वन शॉट क्लास में भी, तो वन शॉट क्लास लेना मत भूलना, बस मेरी रिक्वेस्ट यही रहेगी, क्योंकि उसमें मेरा टारगेट था कि सब्जेक्ट के बारे में ओवरऑल आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करना। इसमें है कि जो आपको क्वेश्चन दिया गया है वो सीमित मात्रा में आपको बता सके, प्रॉपर ड्रेनेज करना, जल निकास वगैरह करना, इसके साथ में बैलेंस्ड न्यूट्रिशन देना, और जो अम्लीयता ज्यादा करते हैं उनको कहीं ना कहीं कम करना है, ठीक है। तो बेटा ये आपके क्या हो चुके हैं, ये कहीं ना कहीं आपका कंप्लीट हो चुका है। और इसके साथ में ही अब आपके लिए ओनली न्यू टाइप बाकी है, वो भी आपके लिए जल्द आने वाली है। पर आपको करना क्या है बेटा, अपने सभी प्यारे साथियों के पास में इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, ताकि कहीं ना कहीं उनको भी बेनिफिट हो सके, और इसके साथ में ही आपको भी अच्छा लगे और हमारे को भी अच्छा लगे। तो सभी साथियों को शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान साथियों।